अस्सलाम वालेकुम। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 जैसे डन वैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 भी डू। प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 पढ़ें और सोल्यूशन देख लें। सारी कहानी लिखी होती है इसका तो इधर उसने अगर प्राइस बता दिया होता हम बस उसको ही कहते हैं। हाँ जी, आपको ये चूंकि आगे इसकी एग्जांपल है ना, तो उन्होंने पूरा सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है कि 40 रुपए कैसे निकला, 24 रुपए कैसे निकला। आपको एग्जाम में 24 दिया, उसको यूज करना है। हाँ जी, पढ़ लिया। करता हूं डिस्कस। आप आइए पेज 6 पे, चैप्टर के पेज 6 पे। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 जो अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, इसमें आपके कुछ सवाल अधूरे रह जाएंगे। मैं इनफैक्ट कुछ अधूरे छोड़ दूंगा। पास पेपर का सवाल डिस्कस करते हुए ना, प्रॉब्ली इतवार वाली क्लास में फिर मैं इसको ज्यादा पूरी तरह डिस्कस कर पाऊंगा। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 पे भी आपके सवाल मैं अधूरे छोड़ दूंगा। चैप्टर में पेज 6 एंड पे, ये अभी पहले 2-3 लोगों ने सवाल पूछा था, ये अब उसका जवाब आ रहा है। पेज 6 चैप्टर में एंड पे लास्ट पैराग्राफ समझ लें। पहले पेज 6 चैप्टर में लास्ट पैराग्राफ, ये बात समझ लें। एम्प्लॉयज को कहा कि 4 साल मेहनत कर लो, फलाना टारगेट पूरा कर लो, तो तुम सबको 500 शेयर ऑप्शंस मिल जाएंगी। उन्होंने काम पूरा कर लिया, पीरियड खत्म हो गया और उन सबको शेयर ऑप्शंस मिल गई। लेकिन जब शेयर ऑप्शन उनको मिली, अच्छा कंपनी को कॉस्ट कब पड़ेगी? कंपनी को शेयर ऑप्शंस देने में कॉस्ट कब पड़ेगी? कंपनी को क्या नुकसान है? हाँ चले नहीं रहने, इससे आसान बात पूछता हूं। नहीं, कंपनी ने कहा 4 साल की सर्विस कर लो, फलाना फलाना टारगेट पूरा कर लो, सबको 500 शेयर्स मिल जाएंगे। चले ये बात करता हूं। कंपनी को कॉस्ट क्या पड़ी? 500 शेयर्स क्या, तो उसमें कॉस्ट क्या पड़ी? फ्री में देने पड़ जाएंगे। फ्री में उन 500 शेयर्स को इशू करने से पैसे मिलने थे, वो नहीं मिलेंगे, तो ये कंपनी को कॉस्ट पड़ेगी। कंपनी ने कहा 4 साल बाद तुम लोगों को 500 शेयर ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ेगी? जब वो लोग एक्सरसाइज करेंगे, नहीं सर्विस नहीं। देखें, मैं पहली मिसाल दोबारा बताता हूं। 4 साल का सर्विस पीरियड है और 4 साल बाद 500 शेयर्स मिलने हैं। कंपनी को अल्टीमेटली कॉस्ट क्या पड़नी है? मुफ्त में शेयर्स देने पड़ जाएंगे, इसलिए हम उसको एक्सपेंस बना रहे थे। अरे भाई, मैंने मिसाल अलग दी है, मेरी मिसाल फिर से समझें। मैंने कहा कि कंपनी ने एम्प्लॉयज को ऑफर किया है कि 4 साल का सर्विस पीरियड गुजार लें, आपको 500 शेयर्स मिल जाएंगे, शेयर्स। तो इसमें कंपनी को क्या खर्चा पड़ रहा है? फ्री में शेयर इशू करने पड़ेंगे, तो इसी खर्चे को ही 4 साल पे एक्सपेंस बनाया जा रहा है। और इसकी रुपी वैल्यू क्या ली जा रही है? कब की फेयर वैल्यू? ग्रांड डेट वाली। ग्रांड डेट वाली। असल खर्चा तो कंपनी को शायद कुछ और ही पड़ेगा, और वो भी खर्चा नहीं पड़ रहा होगा, तकलीफ ही हो रही होगी। कितनी तकलीफ हो रही होगी कि जब शेयर देने होंगे उस वक्त जो वैल्यू होगी वो तकलीफ हो रही होगी। लेकिन हमने इसको एक्सपेंस के साउंड पे बनाया, जो ग्रांड डेट वाली फेयर वैल्यू थी, इसलिए ये एक्सपेंस बन रहा है, क्योंकि मुफ्त में शेयर देने पड़ेंगे। दूसरी मिसाल, शेयर ऑप्शंस का वादा किया है कि 4 साल सर्विस पीरियड पूरा कर लो, शेयर ऑप्शंस दे देंगे तुम्हें। तो अब शेयर ऑप्शंस देने में कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ रही है? कंपनी को सस्ते रेट, देखें अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करने आ गया तो कंपनी को नुकसान है। क्या नुकसान है? सस्ता शेयर देना पड़ेगा, इसलिए कंपनी इसको एक्सपेंस बना रही है ओवर द पीरियड। किस अमाउंट को? ग्रांड डेट की फेयर वैल्यू। किसकी फेयर वैल्यू? शेयर ऑप्शन की, शेयर की नहीं, शेयर ऑप्शन की, जो 16 रुपए और 12 रुपए थी, एक्सपेंस बना लिया। अब 4 साल में कंपनी ने एक्सपेंस की अकाउंटिंग कर ली, लेकिन 4 साल बाद जब उनको शेयर ऑप्शंस दी तो उनको वो बिल्कुल भी मजे की नहीं लगी। शेयर मार्केट में सस्ता हो गया था, तो उन लोगों ने वही ऑप्शंस फाड़ के फेंक दी। तो कंपनी को तो अल्टीमेटली कोई खर्चा ही नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइज होती तो कंपनी को सस्ते शेयर इशू करते हुए तकलीफ होती, तो वो तो हुआ ही नहीं। तो फिर जो एक्सपेंस रिकॉर्ड करते आए उसको रिवर्स कर देते। तो यहां पर IFRS 2 कहता है कि नहीं, आपने एम्प्लॉय से सर्विस तो लिया ना, उसने 4 साल मेहनत तो की है ना, तो जो एक्सपेंस बनाए उसको नहीं करना रिवर्स, उसको रिवर्स नहीं करना। जो एक्सपेंस बना दिया। अगर उसने कल को ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं की तो उसका मसला है, आपको तो मिली है ना सर्विस, इसलिए एक्सपेंस नहीं रिवर्स करना। लेकिन वो जो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड का अकाउंट रखा हुआ है या शेयर ऑप्शंस का अकाउंट रखा हुआ है, उसको बस करें अब, और उसको रिटेन अर्निंग में फेंक दें। एक्सपेंस नहीं रिवर्स करना। जो 4 साल में एक्सपेंस बना लिया वो बना लिया, उसको रिवर्स नहीं करना। बस एंड पे जब ऑप्शंस बेकार हो जाएं तो फिर वो जो शेयर ऑप्शंस के नाम से क्रेडिट बैलेंस आ रहा था उसको रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर करते हैं। ये पेज 6 के आखिरी पैराग्राफ में लिखा हुआ है।
चैप्टर में पेज 6 लास्ट पैराग्राफ। शेयर कैपिटल किधर है? कहाँ यार शेयर कैपिटल आ गया? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड के नाम से अकाउंट आ रहा था, बस एक अकाउंट था वो डेबिट रिटेन अर्निंग क्रेडिट। कैपिटल कहाँ से आ गया? कैपिटल तो तब आएगा जब शेयर इश्यू होंगे। तो इक्विटी में सिर्फ कैपिटल नहीं होता ना भाई, इक्विटी में सिर्फ कैपिटल नहीं होता है, शेयर कैपिटल तब होता है क्रेडिट जब शेयर इशू होते हैं। तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड नाम का अकाउंट, जैसे सरप्लस ट्रांसफर करते हैं रिटेन अर्निंग में, तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड के नाम से या शेयर ऑप्शंस के नाम से एक अकाउंट आ रहा था, उसको रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, एक्सपेंस नहीं रिवर्स करेंगे। हाँ जी, पेज 6 के एंड पे ये बात बताइए, पढ़ लिया? प्रैक्टिस क्वेश्चन 6 में उनको 5 साल की शर्त नहीं दी थी, उनको कहा था कि जब भी शेयर प्राइस 50 से 70 हो गई, जब भी शेयर प्राइस 50 से 70 हो गई, आप लोगों को मिल जाएंगे ये 10,000 ऑप्शंस। एक ही बंदे को कहा था वैसे, नहीं 10 लोगों को कहा था, 10 लोगों को कहा था कि जब भी शेयर प्राइस 50 से 70 तक पहुंच गई तो आपकी ये एक्टिवेट हो जाएंगी ऑप्शंस। मार्केट कंडीशन आ गई। इसका इस्तेमाल सिर्फ उस फार्मूले में हुआ जिसका आंसर 25 रुपए आ गया, लेकिन उनको पीरियड की शर्त बेशक नहीं लगाई, हमने तो काउंटिंग करनी है, तो उसका एक बेस्ट एस्टीमेट लगाया जाएगा और वो लगा लिया 5 साल। अब उसने अपडेट नहीं होना, अदर परफॉर्मेंस कंडीशन हो ना तो पीरियड चेंज होगा, मार्केट कंडीशन हो तो बस जितना अंदाजा लगा लिया था उसी के ऊपर ही होगा। मार्केट कंडीशन हुई तो जितने पीरियड का अंदाजा लगा लिया बस उस पर एक्सपेंस बना देंगे। बाकी इसकी डिस्कशन दोबारा लाऊंगा जब एक पास पेपर का सवाल कराऊंगा, उसमें मार्केट कंडीशन है। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद 5 साल लगाए गए हैं। जिस तरह आपको 25 रुपए बता दिए ना, इसी तरह 5 साल भी किसी ना किसी फार्मूले में डाल के अंदाजा लगाया गया है, तो वो आपको 5 साल भी बता दिए और 25 रुपए भी बता दिए, तो हमने 5 साल और 25 रुपए को यूज कर लेना है। बाकी इस पर दोबारा बात करूंगा जब इसको पास पेपर के एक सवाल में डिस्कस करूंगा। चले नमाज पढ़ लें। अच्छा, पेज 6 पे ना, पेज 6 पे ये जो अभी तक सवालों में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, क्लोजिंग बैलेंस निकाल रहे हैं, फिर ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस एक्सपेंस है, इसको मैंने एक फार्मूले की शक्ल देने की कोशिश की है। देखें काम का लगता है तो देख लें। इस सारी कैलकुलेशन को मैंने एक फार्मूले में समेटने की कोशिश की है। ये मैंने पेज 6 के लोअर हाफ में एग्जाम नोट का बॉक्स बनाया हुआ है। ये जो अभी तक सारी कैलकुलेशन कर रहे थे उसको मैंने एक फार्मूले की शक्ल दी है। ये सारा पढ़ के देख लें एग्जाम नोट पेज 6 पे। सिर्फ वो जो बोर्ड में लिखा है वही नहीं, पूरा सारा, पूरा बॉक्स, पहली लाइन भी, आखिरी ब्रैकेट भी। सर ये पीरियड होती है, यानी हम अगर तीसरे साल की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 3/5, तो 3 तीसरे साल की कैलकुलेशन करें तो तीसरे साल तक 3 साल गुजर गए, डिवाइडेड बाय जितना टोटल रेस्टिंग पीरियड है हमारा बेस्ट अंदाजा। हाँ जी, अगर पढ़ लिया कोई सवाल इसमें? बीडी ज्यादा था, सीडी कम है, तो एक्सपेंस रिवर्स करना पड़ेगा, तो एंट्री रिवर्स कर देंगे हैं? ये फार्मूला सीडी दे रहे हैं ना, अमाउंट इज कैलकुलेटेड एट एंड ऑफ एवरी ईयर ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस। ये मैंने पूरा डब्बा कहा है पढ़ने को। जो अब अमाउंट है वो क्लोजिंग बैलेंस है और उसमें जो चेंज है वो एक्सपेंस की जगह। हाँ जी, यहां तक ओके? जाग रहे हैं ना, कुछ रिपेयर भी समझ आया? पेज 5 पे आ जाए, पेज 5 तकरीबन मिड। फ्लो पूरा बना के फिर से मैं इससे कनेक्ट करता हूं। पहले आपको सिर्फ जनरल बात ये बताई थी कि अगर हम लोग गुड्स या सर्विसेज ले रहे हैं तो हम सारी अकाउंटिंग कर रहे हैं। जनरल रिकग्निशन ये थी कि एसेट या एक्सपेंस डेबिट, और अगर इक्विटी सेटल्ड है तो इक्विटी क्रेडिट, कैश सेटल्ड है तो लायबिलिटी क्रेडिट। फिर जनरल रूल ये था कि एंट्री कब होगी? जब गुड्स और सर्विसेज मिलेंगी, ये जनरल बात थी। फिर उसके बाद मैंने इक्विटी सेटल्ड को एक्सप्लेन करना शुरू किया था। इक्विटी सेटल्ड में ये 3 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बताए थे, फिर उनकी फेयर वैल्यू वगैरह। फिर मैंने उसमें मजीद एक्सप्लेनेशन ये की थी कि अगर हम एम्प्लॉइज के केस में ये ज्यादा डिटेल से डिस्कस करना चाहें कि वो कब कब एंट्री होनी है, अब तक ये डिस्कस कर रहे थे। अब हम लोग यही एम्प्लॉइज ही के लिए, बल्कि नहीं सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए नहीं, ज्यादातर ये एम्प्लॉइज के लिए चलेगी बात, लेकिन ये सिर्फ एम्प्लॉइज के लिए बात नहीं है। मेजरमेंट को डिटेल से एक्सप्लेन करने लगे, एंट्री की अमाउंट को डिटेल से कर रहा हूं एक्सप्लेन। पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? जनरल बातें नहीं यार, इतनी तो स्पेसिफिक शुरू करनी थी। पहले हम टाइम पीरियड, रिकग्निशन का टाइम पीरियड डिस्कस कर रहे थे
जनरल जनरल नहीं थी सिर्फ। पेज नंबर 3 से मैंने रिकग्निशन की डिटेल डिस्कस करनी शुरू कर दी थी, उसमें टाइमिंग डिस्कस कर रहे थे, हो गई टाइमिंग डिस्कस। अब एंट्री की अमाउंट पे आते हैं। पेज नंबर 5 का तकरीबन मिड, इस एंट्री की अमाउंट जनरल नहीं, मेजरमेंट का एक ओवरऑल आइडिया ये दिया था पेज नंबर 2 पे, पेज नंबर 2 चैप्टर में, कि एंट्री की अमाउंट क्या होगी। पहली प्रेफरेंस गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू, और अगर वो नहीं है तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। अब इस बात को और एक्सप्लेन करने लगे। गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू कैसे निकालनी है ये IFRS 2 ने नहीं बताना। प्लांट की फेयर वैल्यू IFRS 2 थोड़ी सिखाएगा कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मेजरमेंट की ओवरऑल गाइडेंस ये दी थी पेज 2 के ऊपर कि इस एंट्री की अमाउंट होगी प्रेफरेबली, जागो फेयर वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज, और अगर वो नहीं पता तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। अगर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू लेनी है तो इसके ऊपर गाइडेंस पेज 5 से ऑनवर्ड चलने लगी। अब पेज 5 के मिड में क्या हेडिंग आ रही है, वो ट्रांजैक्शंस जो मैयर होनी है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड पे, अब उनकी बात होने लगी। देखिए मेजरमेंट का ओवरऑल गाइडेंस क्या है, प्रेफरेंस गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू है। वो फेयर वैल्यू कैसे निकालनी है ये IFRS 2 ने नहीं बताना, और अगर उनकी फेयर वैल्यू नहीं पता तो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू वो कैसे निकालनी है वो IFRS 2 ने बताना है। वो पढ़ने लगे हम लोग कि अगर ट्रांजैक्शंस फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड पे मैयर हो रही हैं तो उसके लिए क्या गाइडेंस है। केस 1, और ये सारे केसेस आपको याद रखना है। ये कल क्लास के बाद भी कोई जवान मुझसे पूछ रहा था, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी और बार बार याद करनी पड़ेंगी। ये मैंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स का निचोड़ बना के बुक में लिखा हुआ है, इसका मजीद निचोड़ ना निकालें, इसको सारा याद करना पड़ेगा आपको। और जिन लोगों को लगता है ना कि याद करने की क्या जरूरत है, IAS में सब लिखा तो हुआ है, पढ़ लेना पेपर में बैठ के IAS, पेपर में IAS पढ़ के देख लेना, अगले टाइम में फिर बुक याद कर लेना। तो आपको जो बुक बना के दी है इसको बेटे याद करना पड़ेगा, और ये अभी चूंकि क्लासेस ले रहे हैं तो अभी ही याद करते, क्योंकि टाइम निकाल रहे हैं, आपकी मेहरबानी, आप पढ़ाई का टाइम निकाल रहे हैं, अभी याद करते चले। जिस चैप्टर को खत्म करें उसको याद करके क्लोज करें। और मैंने कल की थी बात दोबारा कर देता हूं, जो लोग कर रहे हैं कल प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 IFRIC 14 वाला देखते हैं, ये मैंने कल कहा था, जिन्होंने देखना हो प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 IFRIC 14 का, ये उसका मिक्सचर था। IFRIC 14 MFR मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट है, वो BFD था, ये भी रिपोर्टिंग वाले टीचर कह रहे हैं आपको। पेज नंबर 5 का मिड, कि अगर ट्रांजैक्शंस को फेयर वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज पे रिकॉर्ड करना है तो वो IFRS 2 का मसला नहीं है, लेकिन अगर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड पे तो ये IFRS 2 का मसला है। केस 1 क्या हेडिंग है? क्या है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू निकल सकती है, जैसे अभी तक सवालों में थी। अभी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन किए उनमें 12 रुपए 16 रुपए क्या था, उस पर्ची की फेयर वैल्यू थी, 24 रुपए फेयर वैल्यू थी। तो अगर तो इनकी फेयर वैल्यू निकल सकती है तो बस ठीक है, उस फेयर वैल्यू को यूज कर लेंगे, आपको गिवन होगी। कब की होनी चाहिए फेयर वैल्यू? ग्रांट डेट की। और ये जो ग्रांट डेट पे फेयर वैल्यू होगी इसमें आपको तो फेयर वैल्यू गिवन होगी। ये वैसे नॉलेज के लिए लिखा हुआ है कि अगर शेयर्स की फेयर वैल्यू निकालनी है तो मार्केट प्राइस लेनी चाहिए, नहीं है तो कोई और तरीका लगा लें। ये ऐसी बस एक आपके लिए नॉलेज की बात है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू निकलेगी कैसे, आपको गिवन होगी, आपको गिवन होगी, लेकिन वो निकलती कैसे? अगर शेयर्स हैं या शेयर ऑप्शंस हैं और वो ट्रेड होती हैं तो मार्केट प्राइस, और अगर ट्रेड नहीं होनी, अब सारा कुछ IFRS 2 थोड़ी सिखाएगा, बस कर लो, खुद ही कर लो। IFRS 2 कह रहा देख लो यार जो करना है। तो फेयर वैल्यू निकल आई। फेयर वैल्यू निकालनी कब की है? अगर इंप्लॉइज की सर्विस है तो ग्रांट डेट, और अगर वैसे किसी और से गुड सर्विसेज खरीदी हैं तो जिस दिन वो गुड सर्विसेज खरीदी हैं। ये आप केस 1 उसके नीचे लिखी हुई 2-4 लाइनें और मेजरमेंट डेट वाला डब्बा, ये पढ़ लें सारा, पहले पढ़ लें। पेज 5 पे केस 1 की हेडिंग समझें,
केस 1 समझ आई बात हो क्या रही है? नहीं समझ आई। चलो बड़ी जल्दी बता दिया। केस 1 ये है। अच्छा केस 1 से ऊपर ये क्या पढ़ रहे हैं अभी हम हेडिंग? ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड, इसको सीधी लगेगी, ये मुझे याद ही नहीं आ रहा। दोबारा अर्ज करते हैं। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस, एंट्री की अमाउंट क्या होनी चाहिए? जनरल गाइडेंस क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज। पहले ये अगर ना निकल सकी गुड सर्विसेज की फेयर वैल्यू तो फिर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू। अब वो फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड कैसे निकालनी है ये पढ़ाने लगो। तो ये हम किस सिनेरियो की बात कर रहे होंगे? ये गाइडेंस कब अप्लाई होनी होगी? जब गुड्स सर्विसेज की फेयर वैल्यू नहीं पता होगी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू लेनी होगी, तो ये उसकी गाइडेंस है। अब केस 1 क्या है? केस 1 क्या है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू आराम से अवेलेबल है। ये केस 1 है, तो बस ले लें, यूज कर लें। किस दिन की फेयर वैल्यू? अगर एम्प्लॉइज की सर्विस की बात हो रही है तो ग्रांट डेट, और अगर अदर गुड सर्विसेज की बात हो रही है तो जिस दिन गुड सर्विसेज ली है। ये इस केस 1 के नीचे वाली 2-4 लाइनें और मेजरमेंट डेट का डब्बा ये पढ़ लें, पहले ये पढ़ लें। वो आपके पीछे रेंट किस चीज का केस 1 क्या पढ़ा रहा हूं? किस चीज का केस 1? पेज 5 पे। जबरदस्त, क्या बात हो रही है? ये किस चीज का केस 1 है? क्यों निकालने की जरूरत पड़ गई है? तो गुड्स की फेयर वैल्यू करनी क्या थी हमने? वही यूज करनी थी। किस काम के लिए यूज करनी थी? मेजरमेंट के लिए। इक्विटी सेटल्ड शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए जो उसकी अमाउंट चाहिए थी आइडियली वो गुड सर्विसेज की चाहिए थी। अगर पता है तो बस किस्सा वहीं खत्म हो गया, अगर नहीं पता तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। अब अगर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड पे रिकॉर्डिंग करनी है तो अब ये पेज 5 ऑनवर्ड उसकी डिटेल शुरू हो रही है। उसमें केस 1 ये है कि फेयर वैल्यू उनकी पता है। उनकी किनकी? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। क्या होते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड? या तो शेयर्स फॉरन इशू कर दिए तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है, शेयर ऑप्शंस फॉरन इशू कर दी तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है, या फिर इन तीनों की पर्ची दे दी तो ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है। अगर इनकी फेयर वैल्यू पता लग सकती है तो ये केस 1 है। तो फिर पता लग रही है तो अमाउंट की एंट्री कर लें। लेकिन ये फेयर वैल्यू किस दिन की? फिर ग्रांट डेट। अगर एम्प्लॉइज की सर्विस की बात हो रही है तो ग्रांट डेट, और अगर अदर गुड सर्विसेज हैं तो जिस दिन गुड सर्विसेज ली जा रही। अब पूछा जो पूछ रहे हैं। केस 1 डन। इसी पेज पे ये जो मैंने एग्जाम नोट्स फॉर फेयर वैल्यू लिखे हुए हैं, पेज 5 पे हूं मैं, पेज 5। इनमें से आपको मैंने एक दफा पहला बुलेट पॉइंट बता दिया था, और चलें बाकी रहने देते हैं, बाकी सवालों के साथ आएंगे। पेज 6 ये सब वही है जो अब तक हम कर रहे थे। ये जो सवालों में हम कर रहे थे ना वो पेज 6 था। ये जो पेज 6 के ऊपर सब लिखा हुआ है मैंने, एक बार गो थ्रू कर लें इसको। पेज 6 पे जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब वही है जो भी सवालों में कर रहे थे। तो सुस्ती के मारे ना बने, एक दफ़ा गो थ्रू कर लें इसको। ये वही सब समरी मैंने यहाँ समेटी हुई है जो भी अब तक सवालों में कर रहे थे। अब तक प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक जो किया वो मैंने यहाँ पेज 6 पे समेटा हुआ है। पढ़ लें पेज 6 एक बार सारा। यार ये काम करना, ये नाम भूल गया आपका है। ये कैमरा इधर ही ठीक है। जफ़र साहब के पास जाना, उनको मैंने कुछ पेजेस का प्रिंट कहा था, उनको ला देना यार। अच्छा एक मिनट, इसकी रेंज कहाँ तक है? कहाँ तक नजर आऊँगा मैं?
ठीक है यहाँ तक? चलो ठीक है। पढ़ लें पहले सारे पढ़ लें। पेज 6 मैंने कहा है पढ़ लें, ये सब वही है जो अभी सवालों में कर रहे थे। हाँ जी, जो वाकई पढ़ रहे थे। हाँ जी, अंग्रेजी समझ नहीं आई? चलो रहने दो, खैर है। मार्केट कंडीशन मैंने कहा ना दोबारा मजीद डिस्कस करूंगा, पास्ट पेपर्स की डिस्कशन करते रहे, ये तब हो जाएगा डिस्कस है। एनी अदर कंडीशंस। पहले बुलेट पॉइंट में कहा हुआ है कि इनका फेयर वैल्यू निकालने के फार्मूले से ताल्लुक नहीं है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये की है कि दूसरी और तीसरी बात इनफैक्ट कि हम लोग बेस्ट एस्टीमेट ले रहे होंगे और जो टर्म्स तय हैं नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ लोग निकालने के लिए बेस्ट एस्टीमेट ले रहे होंगे और वो एस्टीमेट रिवाइज होता रहेगा। और लोगों की तादाद हम क्या जहन में रख के चल रहे होंगे, जो एंड पे लोग कामयाब होंगे वो कैलकुलेशन कर रहे होंगे। अच्छा, और एंड पे कोई भी कामयाब ना हो सका तो आखिर में निकाली गई, आखिर में निकाली गई क्यूमुलेटिव फिगर क्या हो जाएगी? अगर अल्टीमेटली 3 साल एंड हो गए और कोई भी परफॉर्मेंस पूरी ना कर सका, हाँ जी देखें हम लोग क्या कर रहे हैं, हर साल क्यूमुलेटिव बैलेंस निकाल रहे हैं ना, और बीडीसीडी का डिफरेंस ले रहे हैं। बिल्कुल आखिरी साल में आ गया, परफॉर्मेंस नहीं पूरी हो सकी, तो क्यूमुलेटिव आखिरी वाला कितना आएगा? 0 आ जाएगा, और बीडीसीडी का डिफरेंस वो इनकम में चला जाएगा। तो टेक्निकली जो हो चुका वो रिवर्स हो रहा होगा, ये लिखा हुआ। जब हम हर साल के एंड पे बेस्ट एस्टीमेट ले रहे होंगे कि अल्टीमेटली कितने लोग हैं जो कामयाब होंगे, तो अगर आखिर में आके पता चला कोई भी कामयाब नहीं हो रहा, तो आखिरी वाला क्यूमुलेटिव 0 निकला होगा, नंबर ऑफ पर्सन 0 आ रहे होंगे, तो वो सीडी 0 हो जाएगा और बीडीसीडी का डिफरेंस यानी सारा बीडी रिवर्स हो जाएगा। तो ये बात यहां लिखी, यानी ये सारा कुछ वही लिखा है जो ऑलरेडी हम कर रहे थे, और ये डब्बा टेबल में आपको पहले पढ़ा चुका और लास्ट पैराग्राफ भी पहले पढ़ा चुका। चले पेज 7 पे आ जाए। हाँ बिल्कुल, ये जो लास्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है ये और टेबल का राइट लास्ट बुलेट पॉइंट, ये फर्क है, इन दोनों में फर्क समझें। एम्प्लॉइज को कहा कि आप लोग 3 साल में सेल्स 3 गुना कर दें तो आप सबको 500-500 शेयर ऑप्शंस मिल जाएंगी। एम्प्लॉइज को कहा कि 3 साल में शेयर 3 गुना कर दें, सब लोगों को 500-500 शेयर ऑप्शंस मिल जाएंगी। 3 साल पूरे हो गए और उन्होंने परफॉर्मेंस टारगेट पूरा कर लिया, 3 साल बाद उनको शेयर ऑप्शंस दे देंगे, फिर वो शेयर ऑप्शंस फाड़ के फेंक दें, तो ये लास्ट वाला पैराग्राफ है। तो हम रिवर्स नहीं करेंगे क्योंकि शेयर ऑप्शंस तो दे दी ना हमने, अब उनके वो काम की नहीं रही ना सही। लेकिन टेबल में राइट साइड पे लास्ट बुलेट पॉइंट ये है कि तीसरे साल के एंड तक परफॉर्मेंस ही नहीं मीट हुई किसी से, तो शेयर ऑप्शंस ही नहीं इशू की गई किसी को, तो ये उस टेबल का लास्ट बुलेट पॉइंट है। ठीक है, जो लोग जाग रहे हैं जी। सर अभी जो आपने पहले बताया था कि ऑप्शन हमारे जो लोगों को हम दे देते हैं लेकिन वो नहीं एक्सप्रेस करते शेयर ऑप्शन, तो हम उसको रिटेन में ले शेयर ऑप्शंस दे दी, हाँ, और अब वो उनको एक्सरसाइज यानी परफॉर्मेंस उन्होंने पूरी कर दी, इनाम उनको मिल गया शेयर ऑप्शंस, अब आगे वो शेयर ऑप्शन एक्सरसाइज करने नहीं आ रहे। हाँ अब आगे बोले। तो फिर वो तभी तो कैरी डाउन 0 ही आके रिटेन नहीं, शेयर ऑप्शन इशू कर दी, परफॉर्मेंस पूरी कर दी उन्होंने, अल्टीमेटली 500 के 500 लोगों को शेयर ऑप्शन इशू हो गई, तो क्लोजिंग 0 नहीं हुआ, शेयर ऑप्शन तो कर दी इशू, अब वो शेयर ऑप्शंस एक्सरसाइज करने नहीं आ रहे, तो लास्ट पैराग्राफ है। जो राइट कॉलम में बुलेट पॉइंट आखिरी है ना, उसका मतलब यह है कि तीसरे साल के एंड पे 500 में से कोई भी कामयाब नहीं हो सका। वो जो मैं आपको एक टी अकाउंट की शक्ल बता रहा था, तीसरे साल में आके जो मैं सेटलमेंट लिखता था वो 0 कैलकुलेट हो रही है, यानी शेयर ऑप्शंस ही नहीं किसी को मिल पा रही। ये बुलेट पॉइंट आखिरी वाला है।
बनाए हुए देख लो उनमें से कोई भी। अभी जितने सवाल मैंने, चलो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 बोर्ड पे किया था, अगर नोट किया हो, उसमें तीसरे साल में मैंने सेटलमेंट की एक फिगर निकाली थी। 1 2 3 कोई भी नोट किया हो, 1 कर देख लो, 2 जो भी नोट हुआ आपके पास, आखिरी साल में मैंने एक सेटलमेंट की फिगर निकाली और इस फिगर में क्या किया, जो अल्टीमेटली कामयाब हुए लोग उनको इंटू 100 शेयर ऑप्शन इंटू 30 रुपए इंटू 3/3। अब अगर ये तीसरे साल के एंड पे कोई भी कामयाब ना हुआ होता तो ये 0 आ जाता है ना, ये इस बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ। अब ये क्लोजिंग 0 हो गया और ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस सारा एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा। लेकिन जो पेज का लास्ट पैराग्राफ है वो डिफरेंट चीज है। वो ये है कि लोगों ने परफॉर्मेंस पूरी कर दी और उसके इनाम में उनको शेयर ऑप्शंस मिल गई। अब उन शेयर ऑप्शंस को वो एक्सरसाइज करने नहीं आ रहे हैं, वो लास्ट पैराग्राफ। वो तो दिखा चुके होंगे ना, वो तो 3 साल हमने कैलकुलेशन पूरी कर दी, उनको शेयर ऑप्शन इशू कर दी, एक्सपेंस हो गया पूरा रिकॉर्ड। अब वो उसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करने नहीं आ रहे, तो हम एक्सपेंस नहीं चेंज करेंगे। मैंने आखिर में अभी क्लास के शुरू में ना, आप नहीं आए थे, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था या पता नहीं 3 किया था। उसमें शेयर ऑप्शंस डेबिट की थी, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट किया था और शेयर कैपिटल और प्रीमियम क्रेडिट किया था। वो शेयर ऑप्शंस थी जो फिर वो एक्सरसाइज कर रहा था, ऐसा कुछ था। तो शेयर ऑप्शन इशू कर दी, पूरा एक्सपेंस 3 साल का हो गया रिकॉर्ड। अब वो उन शेयर ऑप्शंस के बदले शेयर्स लेने नहीं आ रहा, तो ये इस पेज का लास्ट पैराग्राफ। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 केस 2। हाँ जी यार, ये मैं पूरा कर लूँ, चलो सवाल पूछो फिर मैं देख फैसला करता हूँ कि जवाब देने के लिए। अगर हाँ जी, अरे नहीं ना यार, नहीं ये अभी ये ज़बानी रखें, ये पास पेपर्स की प्रैक्टिस में आनी है ये वाली बात। अभी इस वक्त इन 2 बातों में फर्क क्लियर कर लें। पेज 5 पे लिखा हुआ, पेज 6 पे लिखा हुआ लास्ट पैराग्राफ, ये डिफरेंट चीज है। नहीं यार, नहीं जाना आप लोगों ने कर लिया। बीडी बैलेंस आ रहा था पता नहीं क्या 5,50,000। तीसरा साल आखिरी था, इन लोगों को तीसरे साल परफॉर्मेंस पूरी करने के बाद 500 शेयर ऑप्शंस इनाम में दे दी जानी थी। तो सेटलमेंट की कैलकुलेशन की आखिरी और अल्टीमेटली 425 लोग कामयाब हुए। हर एक को पता नहीं मैंने क्या बोला था, 100 शेयर ऑप्शंस दे दी गई। इनकी फेयर वैल्यू ग्रांट रेट पे 30 रुपए थी इंटू 3/3। जो भी आंसर आ रहा है ना करें कैलकुलेट, इनका डिफरेंस एक्सपेंस बनेगा। ठीक है, ये नॉर्मली अब तक कर रहे थे। अब उनको शेयर ऑप्शंस दे दी, शेयर ऑप्शंस मिल गई उनको। अब जब शेयर ऑप्शंस मिल गई तो एक्सपेंस को अब नहीं छेड़ना, परफॉर्मेंस पूरी हो गई, शेयर ऑप्शंस उनको मिल गई। अब उसके बाद उन्होंने क्या करना है उन शेयर ऑप्शंस का, एक्सरसाइज करने आना था, वो नहीं आए। तो जो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है वो रहने देंगे, बस सिर्फ जो हमने शेयर ऑप्शंस के नाम से अकाउंट क्रेडिट कर लिया था वो डेबिट और रिटेन अर्निंग्स क्रेडिट कर लेंगे। ये है पेज 6 का लास्ट पैराग्राफ। हाँ जी, जो लोग भी जानना चाह रहे हैं, पेज 6 का लास्ट पैराग्राफ ये है। राइट कॉलम का आखिरी बुलेट पॉइंट ये है कि तीसरे साल में आके कोई भी कामयाब नहीं हो सका, किसी ने भी परफॉर्मेंस पूरी नहीं की, तो ये फिगर 0। अब इसका डिफरेंस सारा का सारा यहां पर इक्विटी डेबिट एक्सपेंस क्रेडिट, ये लास्ट बुलेट पॉइंट है राइट कॉलम में लिखा हुआ। ये वही अकाउंट बनाया मैंने, ये मैंने वही अकाउंट बनाया हुआ है, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। 3 साल पूरे हुए और वो परफॉर्मेंस मीट नहीं कर सके, तो क्लोजिंग 0 हो गया। अब इसके 0 होने से क्या होगा, बीडीसीडी का डिफरेंस इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड डेबिट है, P&L क्रेडिट ना। ये इस कॉलम का राइट साइड पे आखिरी बुलेट पॉइंट, ये और पेज के आखिरी वाले पैराग्राफ में फर्क है। ओके, पेज 7 केस 2। और ये भी आपको सवाल में खुद पहचानना पड़ेगा, और ये केस 2 होगा ही तब, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 3 तरह के हैं सालों में, या तो शेयर इशू हो रहे होंगे, या शेयर ऑप्शंस, या पर्ची। और पर्ची ही होगी क्योंकि कंडीशंस तो होंगी सवाल के अंदर। सवाल वेस्ट इमीडिएटली वाला सवाल होगा, वो टाइम जाया करेंगे, वो तो कैलकुलेशन क्या चेक होगी उसमें। तो जब वेस्टिंग कंडीशंस होंगी तो यकीनन अभी पर्ची दी जा रही होगी, तो या तो पर्ची शेयर्स की दी जा रही होगी या शेयर ऑप्शंस की। अगर शेयर्स की पर्ची दी जा रही है
तो उस पर्ची की फेयर वैल्यू कितनी होगी? जो शेयर की फेयर वैल्यू है वो तो पता ही होती है, वो पता ही होती है। लेकिन अगर शेयर ऑप्शन की पर्ची दी जा रही है तो उस पर्ची की फेयर वैल्यू क्या होगी? दी नहीं होगी, होगी क्या? शेयर ऑप्शन की फेयर वैल्यू। हो सकता है उसकी फेयर वैल्यू ना पता लग पाए। ये केस 2 है। ये जो केस 2 है, मैंने हेडिंग में ऐसा ये नहीं लिखा हुआ कि शेयर ऑप्शन, लेकिन ये केस 2 होता ही फेयर शेयर ऑप्शंस के केस में। केस 1 क्या था कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड यानी पर्ची की फेयर वैल्यू पता लग रही है, तो कब की फेयर वैल्यू लेनी है? फिर ग्रांट डेट। एम्प्लॉय सर्विसेज हैं तो ग्रांट डेट, और अदर गुड सर्विसेज हैं तो जब गुड सर्विसेज मिलेंगे। और केस 2 क्या है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली, और ये शेयर्स की पर्ची के मामले में नहीं हो रहा होगा, वो तो पता लग ही जाया करेगी। ये शेयर ऑप्शंस की पर्ची के बारे में हुआ करेगा। क्या हो गया? अरे अभी तो IFRS 2 है भाई, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में टोटकियां करने लग जाएंगे आप। हाँ जी बोले, क्या मसला है? पूछते हैं? हाँ बोले। सर ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड जो है, ये मैं आपसे पहले भी पूछा था कि ये सिर्फ पर्ची को कहते हैं या सारों की कहते हैं? यार फिर छुट्टियां करोगे, क्लास में लेट आओगे, मैं क्या करूं? मैं कल से बार बार रिपीट कर रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं एक बात, इसलिए मेरे शहजादे बार बार रिपीट करना पड़ता है, इसको आदत, इसलिए बार बार रिपीट करना पड़ता है। मैं दोबारा, मैं एक बार फिर बता रहा हूं, सारी कौम सुन ले। पता नहीं क्या बताने लगा। हाँ, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड 3 चीजें हो सकती हैं। या तो फॉरेन शेयर्स इशू कर रहे हो तो ये शेयर्स का इशू करना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है, या फिर शेयर ऑप्शंस फॉरेन इशू कर रहे हो तो ये शेयर ऑप्शंस का इशू करना इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है। लेकिन ये फॉरेन तो सिर्फ तभी इशू होंगे अगर इमीडिएटली वेस्ट से, तो इस पे तो सवाल बना के वो क्या टेस्ट कर रहा होगा। ज्यादा चांस यही होता है सवालों में टेस्ट होने का कि वेस्टिंग कंडीशंस हो। जब वेस्टिंग कंडीशंस होती हैं तो शेयर्स और शेयर ऑप्शंस फॉरेन इशू नहीं हो रहे होते, कुछ कंडीशंस के बाद इशू होने होते हैं, तो अभी पर्ची दी जा रही होती है। तो अब इस सूरत में ये पर्ची इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड है। मैं सिर्फ पहले पर्ची समझ रहा था, फिर उसके बाद आपने क्लियर कर दिया कि शेयर भी होते हैं। अब दोबारा आपसे पर्ची अभी भी नहीं बन रही बात, बाकी भी तसल्ली करके चला करें, कोई बात नहीं, खैर है, फारिग होते हैं सारे, कोई मसला नहीं। ये पर्ची का कोई नाम रखते हैं इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड। यहां तक डन। फेयर वैल्यू ऑफ केस 2 क्या है कि फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही। फेयर वैल्यू तभी नहीं पता चल पा रही होगी जब ये पर्ची शेयर ऑप्शन की पर्ची होगी, क्योंकि अगर शेयर की पर्ची होती तो पता लग जानी थी। अच्छा, पर्ची की फेयर वैल्यू क्या होगी? जिस चीज की पर्ची है जो उसकी फेयर वैल्यू है। तो शेयर्स के मामले में ये मसला नहीं आया करेगा। ये केस 2 अराइज ही कब हो रहा होगा? जब शेयर ऑप्शंस की पर्ची होगी। तो क्या करना है, उससे पहले एक फार्मूला बना के देता हूं। एक शेयर ऑप्शन की एक्सरसाइज प्राइस 40 रुपए है। जिसके पास ये ऑप्शन है, क्या हक है उसके पास कि वो कंपनी को 40 रुपए देगा और शेयर नया, बिल्कुल ब्रांड न्यू नया वो खरीद लेगा। अच्छा, वो प्रॉपर असली शेयर होगा, वो ईद मुबारक वाला शेयर नहीं होगा, असली शेयर होगा, तो वो 40 रुपए देगा और शेयर ले लेगा। जिसके पास ये ऑप्शन हुई उसको फायदा क्या है इसमें? उसको ये 40 रुपए में मिल जाएगा, जबकि वो 40 से ज्यादा वैल्यू का होगा तभी वो ऑप्शन एक्सरसाइज करेगा। तो इस ऑप्शन से उसको कितना फायदा होगा? जितने का वो शेयर उस वक्त मार्केट में होगा, 68 का शेयर होगा, तो उसको 28 रुपए का फायदा। इस फायदे को कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शन। जी, फेयर वैल्यू ऑफ शेयर माइनस एक्सरसाइज प्राइस। और ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है। क्यों पॉइंट ऑफ टाइम पे? क्योंकि शेयर की वैल्यू तो हर रोज चेंज हो रही होगी। तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है शेयर ऑप्शन की, जिस शेयर के लिए ये ऑप्शन है उस शेयर की मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। इसको इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। नहीं, अगर आंसर नेगेटिव है तो वो जीरो है, उसको जीरो कहते हैं, यानी वो इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो मानी जाएगी। ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर अभी ये शेयर मार्केट में 68 का है, तो अभी के अभी इस वक्त इस शेयर ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी? 28। अगर किसी भी समझ बूझ रखने वाले इंसान को
ये ऑप्शन होल्डर ये ऑप्शन ही बेचना चाहे तो कितने की बेच सकेगा? 28 की। इस वक्त मिस्टर ए के पास शेयर ऑप्शन है, वो शेयर ऑप्शन जिसकी एक्सरसाइज प्राइस 40 है, इस शेयर ऑप्शन की अभी इस वक्त इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है? ये 28 रुपए समझाने में क्या चीज है? इसका फायदा है ना, क्योंकि वो 68 वर्थ वाला शेयर 40 रुपए देके खरीद लेगा। तो इस शेयर ऑप्शन की अभी इस वक्त 28 रुपए वर्थ है, ये कह सकते हैं। तो अगर बुजुर्गों के बनाए हुए फार्मूले से या वो ऑप्शंस मार्केट में नहीं ट्रेड हो रही और ऑप्शन की फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही, तो 28 रुपए को मार्केट फेयर वैल्यू कह देंगे। दोबारा, केस 1 क्या था? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की फेयर वैल्यू रिलायबली पता है, चाहे वो इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड शेयर्स हो, चाहे शेयर ऑप्शन हो, चाहे शेयर या शेयर ऑप्शन की पर्ची हो, फेयर वैल्यू पता है। ये केस 1 था। तो क्या करें? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लें। किस दिन की फेयर वैल्यू? एम्प्लॉय के केस में ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू और अदर गुड सर्विसेज की, जिस दिन वो गुड सर्विसेज मिले। और केस 2 क्या है कि अगर फेयर वैल्यू इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड की नहीं पता चल पा रही, और ये मसला कब होगा? फिर ऑप्शन के केस में होगा। तो फिर फेयर वैल्यू नहीं पता चल पा रही तो इंट्रिंसिक वैल्यू से काम चला लेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू से काम चला लेंगे। वही काम जो कैलकुलेशन में फेयर वैल्यू से कर रहे थे, अब वो काम इंट्रिंसिक वैल्यू से करेंगे। लेकिन चूंकि अब ये फेयर वैल्यू नहीं है और बस एक काम चलाऊ हो रहा है, तो इसमें अब एक डिफरेंस ये आएगा कि इससे पहले हम जो कैलकुलेशंस कर रहे थे, रुपए किस दिन वाले ले रहे थे? वो ग्रांट डेट वाले। लेकिन अब फर्क ये पड़ेगा कि हर ईयर एंड पे इसको अपडेट किया जाया करेगा, बस ये फर्क पड़ेगा। बाकी सारी कैलकुलेशंस वैसे ही हैं, सिर्फ फर्क ये पड़ेगा कि अब जब हम यहां हर ईयर एंड पे ये बैलेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो ये रुपए कौन से लिए होंगे? उस दिन की इंट्रिंसिक वैल्यू। कैसे निकलेगी वो? उस दिन के शेयर नहीं, गिवन नहीं होगी। इंट्रिंसिक वैल्यू आपने निकालनी होगी। उस दिन की शेयर की फेयर वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। और अब बाकी काम वही होगा कि बीडीसीडी का डिफरेंस वो एक्सपेंस फॉर द ईयर होगा। नहीं, ये तो पहले दिन कह रही ना, तो एग्रीड है, ये नहीं चेंज हो रही। तो मैंने पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 बता दिया। पॉइंट नंबर 3 और 4 मॉडिफिकेशन के बाद बताऊंगा। अभी 1 और 2 बताया है। पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ लें। अच्छा, बताने में एक चीज मिस कर गया। हर ईयर एंड पे भी इंट्रिंसिक पे अपडेट करेंगे और सेटलमेंट डेट पे भी। ये पॉइंट 1 में लिखी हुई बात। और पॉइंट 2 वही है जो अब तक करते आ रहे हैं कि नंबर ऑफ बंदे, नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। पॉइंट 2 वही है। पॉइंट 1 एक नई चीज है कि पहले हम लोग फेयर वैल्यू ले रहे थे, अब हम लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू लेनी है और वो हर ईयर एंड पे भी अपडेट होनी है और फाइनली सेटलमेंट डेट पे भी अपडेट होनी है। अच्छा, आपकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए मैंने फैसला किया है कि क्वेश्चन करते हैं। हैं? कल फिर मॉल बनाना पड़ेगा यार। अभी हैं जी? प्रैक्टिस क्वेश्चन 7। लेकिन कल वाला लेक्चर मुश्किल है। नहीं यार, दिल मुतमईन नहीं हो रहा, कल वाला मुश्किल लेक्चर है। चले, जिसने जाना चला जाए। चलो किसी शरीफ आदमी से पूछता हूँ। हाँ यार, क्वेश्चन 7 कर लें।
क्या जी? चलें आप बताएं। बस कर दो। अच्छा चलें, मैं इस सवाल को कल कराता हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कल फिर मैंने मुश्किल चीज़ें भी पढ़ानी है और इसकी मॉडिफिकेशन और कैश सेटल्ड ये मैंने कल पूरा करना है। तो कल नहा धो के आएँ और फ्रेश होके आएँ, फिर कल ये रोना ना रोएं, हैं जी? नहीं वो मैं 4:30 आता हूँ तो आवाम ही नहीं होती। मैं लोग मगरिब का इंतजार कर रहे होते हैं कि मगरिब होगी, ब्रेक करेंगे, फिर आएंगे क्लास में। ये मगरिब से पहले इतनी शक्लें नहीं थी जो मगरिब के बाद आई हैं। अच्छा आप ऐसा है कि प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 मैंने कराना था अभी, लेकिन ठीक है कल करा देता हूँ। तो जिनको तो वाकई बहुत देर हो रही है वाकई वो तो सीरियसली चले जाएं, पढ़ाई नहीं करा रहा। अभी एक बात बतानी है, बीएफडी में मैंने बात शुरू कर ली थी, रिपोर्टिंग में 21-22 लेक्चर लग गए मुझे पहुंचते। तो सीरियसली जिसको देर हो रही है, 10 पौने 10 हो रहे हैं, तो इसने जाना चला जाए। बस 10 मिनट की बात समेटने की कोशिश करता हूँ। जिसने बैठना है बैठ जाए, जिसने जाना सीरियसली चला जाए। पढ़ाई क्लोज, बस पढ़ाई क्लोज। नहीं रिस्पेक्ट, मैं ये इधर मुँह कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा चलें ठीक है, फिर खामोशी से और सीरियस एक बात सुन लें और पढ़ाई बस क्लोज। अच्छा आप अदब में बात सुन लें तो ये तो आपकी अच्छी बात ही है। यू मे डिसएग्री, जो मैं अभी आपसे कहूँ आप बिल्कुल डिसएग्री कर सकते हैं और इससे पढ़ाई पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप लोग मुझसे रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं और आप में से मेजॉरिटी लोग, 100% नहीं कहता क्योंकि कुछ लोग तो स्टैंडर्ड पढ़ ही रहे होंगे, मेजॉरिटी लोग स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ेंगे और मेजॉरिटी लोग यही समझेंगे कि बस ठीक है जो किताब में लिख दिया वो लिख दिया, और आप भरोसा कर रहे होंगे। हालांकि ये भी रिस्क मौजूद है कि मैं सेशन एंड पे आपसे कहूँ कैमरे को देके हाथ चला देना, तो प्रैंक कर रहा था आपके साथ, रिस्क तो मौजूद है। चलो जो लोग पढ़ रहे होंगे स्टैंडर्ड्स, जिन लोगों ने स्टैंडर्ड्स साथ पढ़ लिए और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये तो टीचर ने सही नहीं पढ़ा, ये तो टीचर ने वो स्टैंडर्ड पढ़ाया जब वो खुद पढ़ते थे तो स्टैंडर्ड था, तो स्टैंडर्ड बदल गया हुआ है। तो आप खैर है चलने देंगे क्लास, या चलो मैं अपनी ज़ात के वाले से नहीं पूछता, वैसे टीचर एक पढ़ा रहे हैं आपको और आपको रियलाइज़ हो जाता है कि वो कोर्स नहीं पढ़ा रहे, वो जो पढ़ा रहे हैं वो आउटडेटेड चीज़ है, वो कोर्स नहीं है, क्या रिएक्शन होगा आपका? कह देंगे ना, वो अलग बात है कि अदब से कहेंगे, जैसे भी कहेंगे, लेकिन आप उसके खिलाफ जो भी एक्शन ले सकते हैं आप लेंगे। नहीं, टीचर फिर भी वहीं के वहीं है, क्विट कर देंगे ना आप लोग, क्लास क्विट कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता है, बैठे रहते, ना जाए उठ के, पास नहीं होंगे तो क्या होगा? है क्या हुआ? नहीं सीए क्यों नहीं होगा? हाँ जी चलो मैं और स्पेसिफाई कर देता हूँ। दिसंबर 2022 की क्लासेस ले रहे हैं आप, नहीं जाएंगे तो क्या होगा? अटेम्प्ट लग जाएगी बस, और अटेम्प्ट लग गई तो फिर उसके बाद अगली दफा 6 महीने ज़ाया हो जाएंगे। अब इस 6 महीने ज़ाया होने के असरात फाइनेंशियल भी हैं, आपकी फीस ज़ाया हो जाएगी, फिर इसके अलावा अगर इसको क्वालिफाइंग अटेम्प्ट के तौर पे देख लें तो क्वालिफिकेशन लेट हो जाएगी। अगर आप विद इन आर्टिकल्स क्वालिफाई करने की पोजीशन में थे तो स्टाइपेंड के रेट का फ़र्क पड़ जाना था, और अगर इंडस्ट्री में थे तो आपकी प्रमोशन पे फ़र्क पड़ जाना था। तो ऐसा नहीं है कि दिसंबर 22 ही ज़िंदगी की आखिरी अटेम्प्ट थी, लेकिन 6 महीने आगे जाने के असरात आप फैसला ये कर लेंगे कि नहीं क्लास कंटिन्यू नहीं करनी। लेकिन जो लोग सिर्फ इस वजह से कि नहीं यार सर पढ़ा रहे कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, अटेम्प्ट लग जाएगी, तो उनको क्या कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी? बस 6 महीने की जो रिलेटेड कॉस्ट हैं, मार नहीं दिया जाएगा उनको, एक अटेम्प्ट की कॉस्ट बियर करनी पड़ जाएगी। लेकिन अगर ये ज़िंदगी की वाहिद अटेम्प्ट होती और बस ये लास्ट चांस आई कैप ने दिया होता, वन एंड ओनली चांस, तो आप भी इसी तरह के एटीट्यूड के साथ क्लास में बैठते या आप ज़्यादा इस क्रिटिकल हो जाते कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस का है कि नहीं है, ज़्यादा सीरियस हो जाते। क्यों? क्योंकि वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है। और आप ये सब इसलिए क्रिटिकल हो जाते क्योंकि आपको ये पता है कि अगर ये कैरियर सही नहीं बन सका तो आपका फ्यूचर इफेक्ट हो जाएगा। और फ्यूचर कैसे इफेक्ट हो जाएगा? पागल हो जाएंगे, लोग गालियां देंगे, पत्थर मार देंगे आपको। कैसे इफेक्ट हो जाएगा फ्यूचर? अर्निंग कम हो जाएगी। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि अर्निंग कम हो जाएगी, ये जरूरी नहीं है, ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि शायद सीए करके जो अर्निंग होनी है वो कोई और काम करके नहीं हो सकती, ये हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। इनफैक्ट आप अगर अपने स्कूल फेलोज या खानदान के कुछ लोगों को देखें तो मेरा चूंकि एक स्कूल का ग्रुप भी है, अभी व्हाट्सएप का पुराने दोस्त उसमें इकट्ठे हुए हैं, तो वहाँ देख के आइडिया हुआ है कि जिसको मैं नकलें नहीं कराता था
और वो उसने मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग मुलाजिम रखे हुए हैं आज। तो आप में से कई ऐसे लोग हों, आप नहीं, आपके क्लास फेलोज में से ऐसे पुराने लोग हो सकते हैं, आप तो है ना यहाँ पर, आपके पुराने स्कूल फेलोज ऐसे हो सकते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे लेकिन वो कमा रहे हैं। तो इसलिए आप इसलिए ज्यादा क्रिटिकल हो जाएंगे क्योंकि आपको लगेगा आपका कैरियर इफेक्ट होगा, नुकसान होगा। अच्छा, वो भी नुकसान एक तो कंफर्म नहीं है, हो सकता है आप दुकान खोल के ज्यादा अच्छा कमा लें, और फायदा भी कंफर्म नहीं है। गारंटी है किसी के पास कि सीए करने के बाद उसको एक टॉप क्लास मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाएगी और वो भी कहेंगे सर सीईओ हैं आप आज से हमारे? गारंटी है किसी की? नहीं। चलो अपनी फर्म भी चला ली अगर किसी ने, गारंटी है सक्सेसफुल चल जाएंगी प्रैक्टिस? नहीं। तो आप 20, 22, 25 साल के जवान हैं और आप इतने समझदार जरूर हैं कि आप सीए में सक्सेस का चांस है, चूंकि इसलिए आप मेहनत करने को तैयार हैं, टीचर को क्रिटिकली देखने को तैयार है, सिलेबस को साथ साथ चेक कर रहे हैं। आपको अगर लगता है कि टाइम ज़ाया हो रहा है तो आप ये भी कह देते हैं सर आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आपकी आसान सी बात ही है, तो आप बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं? तो आप ज़्यादा क्रिटिकल हैं क्योंकि आपको लगता है कि टाइम कीमती है और आपका कैरियर दाव पे लगा हुआ है, जो कि असल में दाव पे लगा नहीं है। एक टाइम डाउन लग जाएगी, क्या हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपके जहन में ये यकीन बैठ चुका हुआ है कि ये कैरियर बनेगा तो आप कामयाब होंगे। अच्छा, कामयाबी को जरा सोच के देखें तो कामयाबी से क्या मुराद है? अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट किसको, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, क्या समझते हैं क्या होगा अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट? पैसा अच्छा कमाएगा, सीधी सी बात है, बिल्कुल स्ट्रेट बात है। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट वो कामयाब लगेगा जो पैसा कमाता होगा। चलो नंबर 2, रिस्पेक्ट भी होगी, वरना अगर गालियां खाता होगा तो फिर शायद आप वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ना बनना चाहेंगे। ऐसे इंडस्ट्री के अंदर काफी सारे डिसीजन होते हैं लोगों के जो कम पैसे बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन जिल्लत बर्दाश्त नहीं करते। तो पैसा, रिस्पेक्ट। अच्छा, पैसा क्यों? पैसा खाना है? पैसा क्यों कमाते हैं हम? तो जरूरत पूरी करना तो वो तो 25,000 में भी हो जाएगी शायद, है? हमें क्वालिटी चाहिए। अच्छा, क्वालिटी हम किसको कह रहे हैं? लाइफस्टाइल किसको कह रहे हैं? जो हम गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम कर रहे हैं उनकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो। हम लोग पंखे की बजाय एसी प्रेफर करेंगे, चारपाई की बजाय बेड प्रेफर करेंगे, और साइकिल की बजाय मोटरसाइकिल की बजाय गाड़ी प्रेफर कर रहे होंगे, और छोटे से फ्लैट की बजाय बड़ा घर प्रेफर कर रहे होंगे, एक खोखे पे जाके दाल रोटी खाने की बजाय किसी 5 स्टार होटल में जाके अच्छा खाना खाना प्रेफर कर रहे होंगे, ताकि हमारी बाहर मार्केट में भी एक इज्जत बने। इसको हम एक कामयाबी समझ रहे हैं। कितना अर्सा चलेगा ये? जब तक जिंदगी है। अच्छा, कब तक जिंदगी? कुछ भी नहीं पता। यहां पर आके हम सब बेवकूफ साबित हो गए। हम वो बेनिफिट्स जो हमें लग रहा है कि मिल जाएंगे, उसके लिए इतनी एफर्ट करने को तैयार है कि रात 10 बज रहे हैं और आप लोग इस कमरे से नहीं हिले अभी तक। रात 10 बज रहे हैं और ये जो लोग मुझसे बीएफडी पढ़ रहे हैं, रिपोर्टिंग पढ़ रहे हैं, चलो मुझसे नासिक के और पेपर पढ़ रहे हैं, 6 के 6 दिन आप इस रूटीन में हैं और सुबह भी लगा रहे हैं, सारा दिन ऑफिस में भी काम कर रहे हैं। और कुछ तो ऐसे होंगे जो नौकरी कर रहे हैं। अभी तो आर्टिकल्स में तो चलो ठीक है ऐसी होती है, लेकिन लिटरली ऐसी होती है। आपको आर्टिकल्स के बाद पता चलेगा, जब आप इन नौकरी में जाएंगे ना, फिर आपको रियलाइज होगा कि आर्टिकल्स अयाशी वाली जिंदगी थी। तो आप लोग नौकरी कर रहे होंगे, फिर नौकरी का प्रेशर अलग है, आप वो सब बर्दाश्त करने को तैयार हैं। हो सकता है आप में से कोई मैरिड भी हो, घर का खर्चा भी उठाता होगा। ये सारी मुश्किलें आप बर्दाश्त करने को तैयार हैं, अपनी जवानी 5, 6, 7, 8, 10 साल झोंकने को तैयार हैं, इस उम्मीद पे कि शायद कैरियर अच्छा बन जाएगा। ना उस कैरियर के अच्छा बनने की गारंटी है और ना आपके जिंदा रहने की गारंटी है। इस चांस के ऊपर लगाए चले जा रहे हैं अपनी जवानी, और हम इतने बेवकूफ हैं कि हम इस चीज को बिल्कुल भूल चुके हैं कि जब मौत आनी है तो असल में उस वक्त आंख खुलनी है। अभी हमारी आंख नहीं खुली हुई है, असल आंख तब खुलनी है। ये ऐसे ही जैसे हम सो के ख्वाब देख रहे होते हैं। असल में जब ठुड्डा पड़ना है ना, तब आंख खुलनी है, और तब जब आंख खुल जानी है तो फिर उसके बाद दोबारा बंद नहीं होनी। उसके बाद जो जिंदगी दुनिया में गुजारी होगी, 50 साल, 60 साल, 30 साल, आपको लगता है 50-60 साल तक पहुंचेंगे? मुझे अपने 7-8 स्टूडेंट ऐसे याद हैं जो अब दुनिया में नहीं है, और ऐसा नहीं कि मैं कोई 65 साल पुरानी बात कर रहा हूं, ये आप ही के एज फेलोज होंगे जब दुनिया में नहीं है। कई कैफ के स्टूडेंट्स थे जो कैफ के दौरान ही दुनिया से चले गए, कुछ सीफैप के स्टूडेंट थे, सीफैप के दौरान दुनिया से चले गए। और ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत जानलेवा बीमारी थी और बीमारी में 6, 7, 8 महीने गुजारे, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया, करंट लग गया, एक्सीडेंट हो गया, बस ऐसी फूड पॉइजनिंग हो गई। और फिजिकली माड़े लोग नहीं, फिट लोग, लेकिन नहीं है दुनिया के अंदर। आपके दोस्तों में से ऐसे हो सकते हैं, आपके कजन में से ऐसे हो सकते हैं। तो हम इस दुनिया में जितनी भी जिंदगी गुजार के जाएंगे, कंफर्म मौत आनी है और कंफर्म के दोबारा जिंदा किया जाएगा। जिसको नहीं यकीन है तो जब जिंदा किया जाएगा तो उसको पता लग जाएगा। उसके बाद इस जिंदगी की बेस पे रिजल्ट निकलेगा, और उस रिजल्ट में 2 ही शक्लें होंगी। एक दरमियानी शक्ल भी होगी लेकिन वो टेम्परेरी होगी। परमानेंट के हिसाब से 2 ही शक्लें होंगी, या हमेशा की जन्नत होगी या हमेशा की दोज़ख होगी। और ये हमेशा छोटा सा लफ्ज है लेकिन इसने खत्म कभी नहीं होना। और हमेशा की जन्नत में वो कंफर्ट्स, वो मजे, वो ख्वाहिशें पूरी होंगी जिसका हम सोच भी नहीं सकते।
और दोज़ख में वो अजाब होंगे जिसका हम सोच भी नहीं सकते। अब ये सारा कुछ इस बहस के अलावा कि नहीं अगर अल्लाह हमसे इतना प्यार करता है तो हमें दोज़ख में क्यों डालेगा, ये बात की बहसें हैं। अभी टू दी पॉइंट बात यह है कि आपको झंझोड़ना मकसद है कि आप जो इस वक्त रिपोर्टिंग, लॉ, टैक्स, ऑडिट, BF की मेहनत कर रहे हैं कि आपका कैरियर बन जाए, आप 24 घंटे की ज़िंदगी में से सोने का टाइम निकाल दें तो बाकी 16-17 घंटे हैं, और आपके वो 16-17 घंटे कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इस CA से ही लिंक्ड है, किसी भी शक्ल में, लेकिन वो CA से ही लिंक्ड है। तो आप अपनी ज़िंदगी फुल कैपेसिटी के ऊपर उस कैरियर को कामयाब करने के लिए लगा रहे हैं जिसमें यह भी नहीं पता कि वो कैरियर है, और आपकी कामयाबी की डेफिनेशन ही गलत है। पैसा कामयाबी नहीं होती। अगर किसी इंसान के पास बहुत सारा पैसा है और उसको बीमारियां ऐसी लग गई हैं कि उसको डॉक्टर ने खाने से मना कर दिया, चाय पापे खाता है वो, उसको इतनी बीमारी लगी है कि डॉक्टर ने कहा गाड़ी में नहीं आपने बैठना, हार्ट के मसले हैं आपने वॉक करनी है। घर में सारे के सारी औलाद नाफरमान है, बड़ा घर है, औलाद नाफरमान है, बीवी 2 नंबर है, बच्चे बिल्कुल बदतमीज मुंह पे जवाब दे देते हैं, वो पैसा उसको कंफर्ट नहीं दे रहा होगा। तो हमारी कामयाबी की डेफिनेशन गलत है। तो हम एक गलत डेफिनेशन की कामयाबी के ऊपर एफर्ट्स किए चले जा रहे हैं। अच्छा, सब छोड़ छाड़ के जंगलों में निकल जाए, बिल्कुल नहीं। CA बिल्कुल करिए। अल्लाह ने एक इकोनॉमी का निज़ाम बनाया, दुनिया का मौशी निज़ाम बनाया है, वो निज़ाम बेहतर तरीके से चलाना है। उसके लिए आपको यकीनन पढ़ना पड़ेगा, नौकरी करनी पड़ेगी, ईमानदारी से कारोबार करना पड़ेगा, सारा कुछ कनेक्टेड है। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़े से इंप्रूव ये करने हैं कि अब तक आपके सारे स्टेप्स कैरियर ओरिएंटेड थे। आप वो चीजें छोड़ देते थे जो आपके कैरियर को हिट करेंगी, चाहे कितना ही दिल क्यों ना कर रहा हो। आप वो चीजें करते थे जो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन कैरियर में कामयाबी देंगी। बस उसको सिर्फ स्विच करके तार निकाल के जोड़नी है आखिरत ओरिएंटेड। वो काम करने हैं जो आखिरत ओरिएंटेड हो, और वो काम नहीं करने जो आखिरत खराब कर रहे हो। मैं इसमें क्या कर सकता हूं, ये बात आपकी मैंने क्लास में क्यों की है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं, और ये बाद में फिर कभी इस पर लंबी बात होगी कि मैं इस मुकाम तक कैसे पहुंचा, ये इस बात को करने के काबिल क्यों हुआ। लेकिन मेरा काम आपको रिपोर्टिंग पढ़ाना बिल्कुल है, आपने पैसे दिए, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने पढ़ाना है। लेकिन आपको साथ साथ झंझोड़ना भी है, क्योंकि आप मेरी बात सुनने बैठे हुए हैं। आप लोगों पे मेरा नेचुरली इन्फ्लुएंस पहले से ही है। आप जो बनना चाहते हैं वो मैं हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बहुत सारे प्रोफेशन हैं, टीचिंग भी एक प्रोफेशन है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने प्रोफेशन के टॉप के लोगों में से हूँ। तो आप जो बनना चाहते हैं वो मैं हूं। लेकिन साथ मुझे आपको इसलिए भी झंझोड़ना है कि आपको अगर एक बंदा चलता नजर आ रहा है ना, जो आपको पता है कि वो मोबाइल में लगा हुआ है और आगे गड्ढे में गिरने जा रहा है, तो आपका वो जानने वाला नहीं भी होगा, आप फिर भी जाके उसको रोक देंगे। आप तो मेरे बच्चे हैं भाई। तो इसलिए मैं इस वक्त क्या करूंगा, हर क्लास में कोशिश करूंगा कि कहीं ना कहीं किसी तरह आपको झंझोड़ने की, 2, 4, 5, 10 मिनट की बात करता रहूं, जिसमें पिछले 2 साल से एक चीज़ अडॉप्ट की हुई है कि आप अपने आर्टिकल्स में अगर अपने सीनियर्स, मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स जिनकी आप इज्जत करते हो, बेशक कम होंगे लेकिन होंगे, जिनकी आप इज्जत करते होंगे, आप अगर उनकी कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ना, जिनकी आप इज्जत करते हैं कह रहा हूं, तो वो एक ही होगी, नहीं, उनका इखलाक अच्छा होगा। आप उसको अपने पूरे आर्टिकल में लगा के देख लीजिए। आप किसी भी सीनियर की अगर इज्जत करते हैं, एक है मुंह पे अच्छा कहना और पीछे से ब्ला 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 डैश डैश सेंसर बीप बीप करना, दोस्तों में बैठना, अजीब अजीब नामों से पुकारना, मुंह पे अच्छा, वो नहीं, जिसकी आप दिल से इज्जत करते हैं। उन सब में कॉमन निकाल के देख लें, सब के अंदर एक ही कॉमन बात होगी, उनके अच्छे अखलाक होंगे। उन्होंने आपको मुखलिस तरीके से सिखाया होगा, आपकी तजलील नहीं की होगी, आपकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा होगा, आपको इज्जत दी होगी। ये अखलाक होते हैं। तो पिछले 2 साल से पहले तो खैर और भी टॉपिक्स लेता था, लेकिन अब पिछले 2 साल से CFAP में ये कर रहा हूँ कि रोज़ की कोई एक हदीस, कोशिश ये की जाती है कि अखलाक के टॉपिक पे विद रेफरेंस आपके लेवल पे आप ही की मिसालों में से निकाल के कुछ हदीस पहुंचाता रहूं, जिंदगी में रोज़ एक हदीस ऐड हो रही हो, और जहाँ जहाँ कभी मौका मिले, जहाँ कभी मूड बन जाए, कहीं ना कहीं बीच में थोड़ी जो हमारी आखिरत पे यकीन बनाए, जो अल्लाह पे यकीन बनाए, कहीं ना कहीं कोई ऐसे टॉपिक कभी जज्बाती हो जाएंगे तो वो चीज़ें भी बीच में छोड़ना शुरू कर दूंगा। लेकिन मेन मकसद रिपोर्टिंग है। पैसे दिए आप लोगों ने, मैं बात हूँ इसके लिए। उसके बाद साथ साथ रोज़ ही तो मेनली तो इखलाकियात से रिलेटेड, बाकी जब जो उस वक्त बेहतर लगा वो बात आपकी ज़िंदगी में ऐड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होगी कि बीच में कहीं मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकले जिसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई इख्तलाफी बात आती हो, क्योंकि आप लोगों को अल्लाह से जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। मैंने ये नहीं करना वो भी दोज़ख में जा रहा है, वो दोज़ख में जा रहा है, ये नहीं करना। हम सब को अल्लाह से जोड़ने की कोशिश करनी है। तो मैं कोई भी इख्तलाफी बात की कोशिश करूँगा कि ना हो। और लेकिन जब आप इस सेशन से बाहर निकलें तो मुझ में भी और आप में भी तब्दीली आई हो, और अल्लाह से और करीब ही हुए हों, और अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बने। अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे तो आप अच्छे मुसलमान भी हो सकते हैं। अच्छा मुसलमान अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं ज़रूरी, आप अपने प्रोफेशन के अंदर रहते हुए अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। तो बस अब कल से इंशाल्लाह मैं ये ऐड कर लूँगा अपने पढ़ाई के अंदर कि जब सब खत्म कर दिया करूँगा, फिर आपकी मर्जी है, जिसने जाना है चला जाए। वो 5-10 मिनट की मैं बात एक्सटेंड करके तो एक हदीस 2 हदीस में ऐड कर दिया करूँगा ज़िंदगी में। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।